नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 2021 के लिए हम मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हम इसी मॉडल पेपर 6 के अंतर्गत इससे पहले के जो पोर्शन है बाल विकास और आपका हिंदी के 30-30 यानी टोटल 60 प्रश्न देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी मॉडल पेपर के पर्यावरण और संस्कृत के 30-30 यानी टोटल 60 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण के प्रश्नों की तरफ से। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ वेद दे रखे हैं और एक तरफ उससे संबंधित यज्ञकर्ता दे रखे हैं। मिलान करिए कौन सा किससे होगा। तो देखिए, सामवेद मैंने आपको बताया था क्या कि सामवेद गायन से संबंधित होता है, संगीत से संबंधित होता है। और संगीत से ही आप ये भी समझ सकते हैं कि गायन उसमें वर्ड आएगा। तो उद्गाता में भी देखिए तो गायन गाता वर्ड आ रहा है, तो इसको ये समझ में आपको आ जाएगा सामवेद उद्गाता से संबंधित है, जो कि उसके सामने सी का थर्ड देखिए तो बी और ए दो ही ऑप्शन में है। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। डी का फोर्थ दोनों में ही है, यानी अथर्ववेद भी ब्रह्मा से ही संबंधित है। अब आप केवल ऋग्वेद और यजुर्वेद में से अगर कोई एक पता है तो इस आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो ऋग्वेद जो है आपका होत्र यज्ञकर्ता होते हैं और यजुर्वेद जो है वो अथर्ववेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, यानी सभी आमने सामने ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? नाइट्रीफाइंग, केचुए, शैवाल या कवक। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, केचुए आपके वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करते हैं। खाद इससे बनाई जाती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है खाद, और ये बहुत पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है। 123 प्रश्न है, कक्षा 5 की अध्यापिका जो है माहिका, ये चाह रही है कि जो उसके विद्यार्थी हैं वो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनका अवलोकन करें और सार्थक अधिगम सीखने के लिए, सार्थक अधिगम यानी कि सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, तो ये आप इन अधिगम के तहत नहीं रखेंगे। ये समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है, पर इतना उपयोगी नहीं है। ऑप्शन में जो दिए गए हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग अधिकतम पौधों के नाम लिखना भी नहीं। डी वाला आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्या? उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध, उगने के स्थान, इन सभी में अंतर का अवलोकन करना, ये आपका सही होगा। तो बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी जो शिक्षिका हैं, वो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। 124 प्रश्न है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक जो प्रश्न है वो पूछती है। तो उसके द्वारा इस प्रकार के जो प्रश्न है पूछने का उद्देश्य जो है डैश सुधार करना है। संवेगात्मक कौशल, चिंतन कौशल, बोलने संबंधी कौशल या अवलोकन कौशल। तो बताइए, गहन प्रश्नों की बात की जा रही, गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक प्रश्न जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो देखने को मिलते हैं चिंतन कौशल में। बस बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चिंतन कौशल सुधार में आप कह सकते हैं उपयोगी है जांच पड़ताल और कल्पना परक प्रश्न। 125 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की जो संख्या है राज्यसभा जो है उसमें कितनी है? 12, 16, 18, 31। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें आपकी 31 जो है वो सीटें हैं राज्यसभा की। लोकसभा की कितनी है? तो लोकसभा की जो है वो 80 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है? तो विधानसभा की 403 सीटें हैं। और विधान परिषद जो है उसकी कितनी है? विधान परिषद की जो है वो 100 सीटें हैं। एक बार फिर से, राज्यसभा की 31, लोकसभा की 80, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें। सभी यह पता होना चाहिए, डी आंसर हो जाएगा। 26 प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित होता है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे अनुच्छेद 222 जो है ये आपका संबंधित हो जाएगा राज्य सरकार से। 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण संबंधित होता है राज्य सरकार से। और जो ये स्थानांतरण है वो करता कौन है? तो इस स्थानांतरण मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो करते हैं। 127 प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा है, कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग है ईवीएस की पढ़ाई में कि जिज्ञासा उत्पन्न कर रही जाए, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। 128 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में, यही आपका बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, विषयों की मूल संकल्पनाओं की
गहन समझ विकसित करना या अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो ना तैयार करना, ना कौशल अर्जित करना, मेन उद्देश्य यही होता है जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो बाहरी जीवन से जोड़ी जा सकें। बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ईवीएस का उद्देश्य। 129 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन-सा क्रियाकलाप जो है वो उपयुक्त नहीं है? बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, एक चीज़ को समझिए कि किस प्रकार की संकल्पना है? वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना है और उसके बारे में संवेदनशील बनाना है और कौन-सा जो है वो नहीं है, ये भी चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो लकड़ियों का लट्ठर जो है लकड़ियों के लट्ठों का भंडार जो है वो दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्रियाकलाप बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आंसर देखिए यही होगा और भी देख लेते हैं। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता जागरूक करेगी, बिल्कुल सही है। वृक्षों पर नारा लेखन आयोजित कर प्रतियोगिता आयोजित कराना बिल्कुल सही है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख-रेख के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। बस आपका जो ए वाला है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों को भंडार दिखाना, ये किसी भी तरीके से क्रियाकलाप जो है उपयोगी नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। 130 प्रश्न आपका है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन-सा उद्देश्य जो है वो नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन-सा उद्देश्य नहीं है? पहला कह रहा है इसे बच्चों को मुख्य जो शब्दावली है उसकी सही परिभाषा याद करके योग्य बनाना चाहिए। रटने पर कभी भी आपको जोर नहीं देना है, यही यहाँ पर बात की गई है। तो ये उद्देश्य किसी भी प्रकार से नहीं होगा, आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि नहीं ही प्रश्न में पूछा गया था। बाकी शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों, अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना सही है आपका। बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बिल्कुल सही है। संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना बिल्कुल सही है। 131 प्रश्न है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में। तो इसमें से कौन-सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए आप कहेंगे, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन कराएँगे, विद्यार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहेंगे या शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहेंगे। तो क्लियर आपको दिख रहा है, बस यही आपका ऑप्शन आखिरी वाला सही हो जाएगा कि इस तरीके की परियोजना के आधार पर आप जो निरक्षरता है, गरीबी निरक्षरता है, वर्ग असमानता है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, इन पर बल जो है वो आप दे सकेंगे। 132 प्रश्न है आपका कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में जो कमी है उसकी पहचान या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है? तो आप कहेंगे आपका ए वाला ऑप्शन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका रचनात्मक आकलन में नहीं आता है। 133 प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? 5, 7, 9 या 11 बताइए कौन-सा सही होगा? आपको ये भी पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य जो हैं कौन-कौन से हैं वो भी। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका 11 जो है यहाँ पर सही होगा। डी वाला आपका ऑप्शन और किस टाइप के होते हैं मौलिक कर्तव्य जैसे कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उनके लिए प्रेरित करना मतलब जितनी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट और आपके कर्तव्यों से संबंधित है, दोनों का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। जैसे जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना, यही सारी चीज़ें। अगला है भारतीय जो संविधान है, उसमें भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्व जो है, इससे संबंधित है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 जो है, इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा। 135 है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएँ जो है वो चुनिए। पहला कह रहा है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, दूसरा है निचली जो मंजिल है उसमें कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो कौन-कौन सी इसमें से विशेषताएँ हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी, सी और डी वाला सही होगा। ए वाली विशेषता नहीं है, बाकी ये सभी जो है वो सही हैं। ये आपका जो प्रश्न है ये एज़ इट इज़ सीटेट में ही जो है वो पूछा जाता है। कुछ आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट में सीटेट टाइप वाले भी क्वेश्चन हैं, तो आपको चीज़ें सारी लगभग आनी चाहिए क्योंकि कोर्स में कई बार बात की गई है कि एनसीईआरटी बेस्ड जो है चीज़ें पैटर्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो मिक्स चीज़ें आपको देखना
ज़रूरी है। 136 प्रश्न है, पौधों का कौन-सा भाग केसर देता है? जड़ें, पंखुड़ियाँ, तना या फिर रंध्र? बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन रंध्र जो है वो सही होगा, जो आपको भाग जो है वो केसर जो है वो देता है, यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 137 कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन-सा जो है वो सही तरीका है? प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, डिज़ाइन से मिलान करना, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इन चरणों को क्रम से देख लेते हैं, आंसर की बात करते हैं। तो आपका यहाँ पर सी वाला सही है, सबसे पहले डिज़ाइन तैयार किया जाता है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर प्रश्न लिखा जाता है, फिर उसका संपादन किया जाता है, अंक योजना लिखना, इस टाइप से आपका क्रम जो है वो यहाँ पर चलता है। ये सभी क्रम किसके हैं? एक संतुलित प्रश्न पत्र निर्माण के। 138 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुँचाता है? जाइलम और फ्लोएम दोनों या फिर तने अथवा जड़ का आवरण? जाइलम को दारू, फ्लोएम को वल्कल करके लिखा है, तो ये भी नाम ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में जाइलम, फ्लोएम ना लिखा हो, केवल यही दिया हो। आंसर की बात करते हैं तो मैंने कई बार बताया है कि जल की जब भी बात होगी तो आपको याद रखना है जाइलम, फल की जब भी बात होगी तो आप याद रखेंगे फ्लोएम। यहाँ पर जल की बात की गई है तो केवल जाइलम आपका सही होगा, जाइलम पहुँचाने का कार्य करता है। 139 प्रश्न है, रक्त की जाँच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की जो पहचान है वो जो है वो होती है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन-सा सही होगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा कि रक्त की जाँच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? आंसर की बात करते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है उसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान जो है वो होती है। 140 प्रश्न है, टूटता तारा उल्का जो है वो है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है या फिर एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है या एक समान गति से चलने वाला तारा? आंसर की बात करते हैं तो आपका उल्काब जो है वो होता है, टूटता तारा उल्का जो है वो होता है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्यों आग पकड़ लेता है? जब वातावरण में गुजरता है तो वातावरण का जो आपका वायुमंडल है उससे घिसते हुआ आता है ना, तो घर्षण होता है, इसी से आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि हिमालय से परे की जो है वो नदी है? गंगा, जमुना, सतलज, रावी? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो सतलज आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि आपकी हिमालय से परे की नदी है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 142, निम्नलिखित में से जो जानवर हैं उनकी वो सूची चुनिए जो हमारे घरों में रहते हैं। मकड़ी, चूहा, कॉकरोच, छिपकली, इस टाइप से करके दे रखा है। सीटेट में क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो वही यहाँ पर उठा के छाप दिया है। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका मकड़ी, चूहा, कॉकरोच, छिपकली, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा जो हमारे घरों में रहते हैं। यहाँ से कबूतर आपका कट जाएगा, चमगादड़ यहाँ से कट जाएगा और यहाँ देखिए तो चूहा दिख जाता है, मकड़ी दिख जाती है, छिपकली भी दिख जाती है, पर गिलहरी घरों में नहीं रहते हुए दिखती है, तो बस ए वाला ऑप्शन सही होगा। पेट्रोलियम जो है से प्राप्त उत्पादों के समूह को चुनिए। पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, मोम, कोल tar, ग्रीस, पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल, एलपीजी, पेट्रोल, बायोगैस। तो पेट्रोलियम से प्राप्त जो उत्पाद हैं, उसमें आपके आते हैं मोम, कोल tar और ग्रीस। तो बस बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 144 प्रश्न है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ये क्वेश्चन हमने पूछा भी था इससे पहले वाली क्लास में। सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई या अरावली? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन अरावली जो है वो सही हो जाएगा। अरावली जो है ये आपका गुरु शिखर जो है पूछा है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की है। अगला प्रश्न देखते हैं 145, निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको रखना है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी? बढ़िया प्रश्न है क्योंकि ये सभी नदियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बताइए दक्षिण से उत्तर के क्रम में, दक्षिण मतलब नीचे, उत्तर मतलब ऊपर, तो इस क्रम में आपको रखना है। तो सबसे नीचे आपकी कौन सी आएगी? तो आपकी जो गोदावरी है ये आपकी आ सकती है और कावेरी आ सकती है क्योंकि ये सब दक्षिण की वाली नदियाँ हैं ना, तो इन दोनों में आपकी जो कावेरी है ये सबसे दक्षिण में आएगी। कावेरी के बाद आपका फिर आपका नंबर आएगा कृष्णा का, क्योंकि कृष्णा भी तो आपकी जो है नीचे से ही दक्षिण वाले एरिया से निकलती है, जैसे कि ये आपका मैप है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ से आप कहेंगे कम से कम इतनी ऊँचाई से लगभग कावेरी नदी आपको देखने को मिलती है। फिर थोड़ा यहाँ से इतना गैप पर जो है आपको कृष्णा नदी और उसके जस्ट थोड़ा ही ऊपर से जो है वो गोदावरी। और जो ये महानदी है, ये महानदी आपको इसी गोदावरी के ऊपर से जो है निकलते हुए दिखाई देती है, कुछ इस टाइप से। तो ये आपका क्रम यही जो क्रम दे रखा है यही क्रम होगा, यानी 1, 2, 3, 4 आपका सही होगा दक्षिण से उत्तर के क्रम में।
अच्छा प्रश्न है, इस टाइप से नदियों के क्रम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। 146 प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? बताइए, आगरा, भोपाल, धुले या ग्वालियर, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन भोपाल जो है वो सही हो जाएगा, जो कि 3 से जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से। 147 प्रश्न है, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? चार ऑप्शन है, प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, या फिर अग्निशामक यंत्र, या फिर अग्निरोधक प्रणाली, या फिर अग्नि रहित यंत्र। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका अग्निशामक यंत्र सही हो जाएगा। रसोई घर में जो है यूज होता है सुरक्षात्मक उपाय के रूप में। 148 प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर है? 107, 304, 207 या फिर 80? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका 207 किलोमीटर सही होगा। इसको भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे है, इटावा से आगरा के मध्य जो है ये फैला है। इसकी जो लंबाई है वो 207 किलोमीटर है। अगला आपका देखते हैं 149, बीटी कपास जो है वो क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन एक ट्रांसजेनिक पौधा है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 150 जो लास्ट प्रश्न है ये आपके लिए है। जैसे कि सभी वीडियो में हम पूछते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, HCl या N2? ये क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी हम संस्कृत के क्वेश्चन कराने के बाद ये क्वेश्चन लास्ट में आपको दिखा देंगे। बाकी जो संस्कृत के प्रश्न नहीं देखना चाहते हैं वो इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बता सकते हैं। तो संस्कृत के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ देखने को मिल रही हैं और उस पर आधारित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे 61 प्रश्न नंबर का है पहला, वृद्धत्वे हास्याय का विद्या? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इन चारों में से शस्त्र विद्या, यानी कि वृद्ध जो स्थिति है उसमें कौन सी विद्या है जो ना होने पर हंसी कराती है? तो शस्त्र विद्या जो है वो कराती है, ये यहाँ पर पूछा गया था। 62 प्रश्न है, का विद्या सर्वदा आद्रियते? तो आपका इन चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा शास्त्र विद्या। जो शास्त्र विद्या है वो सदैव आदर जो है वो कराती है। 63 प्रश्न, धनादि किम भवती? चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो सब पैराग्राफ पर भेजने हैं, इसलिए हम आंसर डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो धर्मः आपका सही होगा, धनादि किम भवती? तो धनादि धर्मः भवती, धन से धर्म आता है, यही यहाँ पर पूछा गया है। 64 प्रश्न है, समुद्रमेव दुर्धस कः भवति? इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सर्वम। सर्वम नहीं, नृपः हो जाएगा। समुद्रमेव दुर्धर्ष नृपः जो है वो भवति, अर्थात जो निम्न जाति है उसमें गई जो ही विद्या है वो इंसान को समुद्र के समान राजा के दुर्लभ दर्शन कराती है, ये पैराग्राफ में बताया गया है। अगला 65 प्रश्न है, अनुत्तमम द्रव्यम की मुच्यते? बताइए कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर विद्या आपका सही होगा, अर्थात सुख संपदा संतुष्टि के आधारों में से जो विद्या है उसको ही सर्वोत्तम बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका 66, कथा सरित सागर के लेखक जो है वो कौन है? इंपॉर्टेंट आपकी रचना है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? क्षेमेंद्र, बुद्ध स्वामी, सोमदेव या फिर कुबेर? तो कथा सरित सागर के जो लेखक हैं वो आपके हैं सोमदेव, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। और कथा कब से प्रारंभ कराई जाए? तो सोमवार से प्रारंभ कराई जाए, ऐसे कथा को सोमदेव से आप जोड़ सकते हैं। अगला है 67 प्रश्न कि संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति? कितने वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? बताइए। 50, 49, 50, 5 या 49, 50 या 13 या 9? तो टोटल वर्णों की संख्या की बात की गई है, तो 49 से 50 आपका सही हो जाएगा। अगला है, महर्षि पाणिनि विचारानुसार, महर्षि पाणिनि के विचार के अनुसार संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो महर्षि पाणिनि ने जो पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ है उसमें वर्णों की जो संख्या है उसके संबंध में कहा है कि प्राकृत संस्कृत भाषा में ब्रह्मा द्वारा साक्षात उच्चारित 63 से 64 यानी 63 से 64 वर्ण है। और शंभु का भी यही जो है वो मत है। शंभु मतलब माहेश्वर, महेश्वर जो है उनका भी। 69 प्रश्न है, संस्कृत
वर्णमालायां स्वरवर्णस्य संख्या अस्ति। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है बताइए? 11, 13, 49 या 25? आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 13, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है स्वाभिभाव संबंधे का विभक्ति भवति। षष्ठी, पंचमी, तृतीया या सप्तमी बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आपका षष्ठी जो है विभक्ति होगा। फॉर्मूला इसका होता है षष्ठी से फॉर्मूला नहीं, मतलब सूत्र होता है षष्ठी से। और पंचमी का क्या होता है? अपादाने पंचमी। तृतीया का क्या होता है? कर्त करणयोः तृतीया। स्वा, स्वाभिमाव आदि जो संबंध होते हैं वो आपके षष्ठी से थे, शेष कहलाते हैं। षष्ठी विभक्ति होगी। 71 प्रश्न है, नामना रूप किसका है? तृतीया एकवचन, पंचमी एकवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन। तो बताइए कौन सा सही होगा? नामन शब्द रूप के जो रूप चलते हैं उसमें नामना अगर आप देखेंगे तो आपका नामना के रूप चलेंगे तृतीया जो है विभक्ति में। किस टाइप से? तो आप कहेंगे नामना, नाभ्याम और नाभि भी। तो आपका नामना वहीं आ जाएगा सबसे पहले, तो क्लियर हो जाएगा आपको तृतीया और एक वचन, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वार्णेय रूप जो है किसका है? द्वितीया बहुवचन का है या फिर चतुर्थी एक वचन का है या पंचमी बहुवचन का है या षष्ठी द्विवचन का है? बताइए कौन सा जो है इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन वार्णेय रूप जो होता है वो होता है वार्णे और उसके बाद वारिभ्याम फिर वारिभ्या। तो बी वाला आपका सही होगा, यानी कि चतुर्थी और एक वचन। चतुर्थी एक वचन में आपका आता है। जैसे मधु के ही अगर थोड़ा सा से मैच करेंगे तो मधु मधु मधुना मधुने ए करके आता है। बालका बालकम बालकेन बालकाय में आपका नहीं मैच करेगा, क्योंकि जिस रूप में ये है उसी रूप वाला ही आपको कोई लेना पड़ेगा। 73 प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो है इनमें से कौन सा है? तिष्ठामि, तिष्ठे, तिष्ठ, तिष्ठसि बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका तिष्ठ जो है सही होगा। तो स्था धातु होता है, उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है तिष्ठ। तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत ऐसे करके आपके चलते हैं। अगला है नस धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो है वो क्या होगा बताइए? तो नस धातु रूप जो है आपके चलते हैं वो किस टाइप से चलते हैं विधिलिंग में आपके? तो चलते हैं नश्येत, नश्येताम, नश्येयुः। यहाँ पर सही होगा आपका पहला वाला नश्येत, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन पूछा गया है तो नश्येत ही आपका हो जाएगा। 25 प्रश्न है, इनमें से रीतिवाचक अव्यय कौन सा है? बताइए ननु, किंतु, अतः, क्वचित कौन सा रीतिवाचक अव्यय है? ननु मतलब संबोधन, प्रार्थना, प्रश्न करने आदि अर्थों में प्रयोग होता है। यही जो है आपका रीतिवाचक अव्यय है ननु, ए वाला ऑप्शन। 76 वे अवयव शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताइए रीतिवाचक, समुच्चय, बोधक या फिर कालवाचक या फिर मनोविकार सूचक। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन समुच्चय बोधक सही होगा। और समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं? तो जो अव्यय शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। यावत हो गया, तावत हो गया, इस टाइप से। 77 प्रश्न है, निरोगा अत्र उपसर्गा अस्ति। निरोगा में कौन सा जो है उपसर्ग है? तो बताइए नी है, दुर है, निस है, दिन निर है। दुर आपका सीधे कट जाएगा। निस निर या नी में से आपका नी उपसर्ग है, ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका 78 बालिका इति पदे कः प्रत्यय प्रयुक्तः। बताइए कौन सा प्रत्यय इसमें बालिका में होगा? टाप, डीप, डीस या डीन कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका यहाँ पर प्रत्यय, यहाँ पर आ वाला टाप वाला जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में किस टाइप से कि इनमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय जो है वो है करके, तो वहां पर आंसर यही टाप प्रत्यय ही था, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया था। और जो टाप प्रत्यय होता है इसमें शेष क्या बचता है आपका विलोप होने के बाद? तो आ शेष बचता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, ये एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अजा लिखा हुआ है या अज लिखा हुआ है उसमें आप टाप प्रत्यय जो है वो जोड़ते हैं, आपका क्या बनेगा? मैंने बताया ना आ आपका शेष रहता है। अज और टाप में जब
प्रत्यय जुड़ेगा, आ यहाँ पर आ जाएगा तो अज से क्या बन जाएगा, अजा बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक कंडीशन ये जुड़ जाती है कि यहाँ पर लास्ट में जो है आपका अक साउंड आ रहा हो, जैसे बालिका में देखिए अक आ रहा है, बालिक, तो अक जो है उसके प्रेजेंस में क्या होता है, जो ये आ होता है ये आपका ई में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जब आप बालक जो है उसमें टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बालिका हो जाता है। सीधे सीधे आप ध्यान रखिए, उतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट में देख रहे हैं का साउंड, आ का साउंड आ रहा है तो बस बस टाप प्रत्यय है। दीप जो है इसमें भी आपका जो है ई शेष बचता है, जो बीच में साउंड देख रहे हैं ई करके, ये चीज शेष बचता है। डीस में भी ई शेष बचता है, डीन में भी ई शेष बचता है। जैसे डीन का उदाहरण नर प्लस डीन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। 29 प्रश्न है, क्रिया विशेषण शब्द प्रायः किस लिंग के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन नपुंसकलिंग सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 80, पति पत्नी शब्द में कौन सा वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन शायद पहले भी मैंने आपको कराया है कि दोनों पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर आपका द्विवचन जो है वो होगा, और अगर समास पूछा होता तो द्वंद्व समास हो जाता, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा। अगला है आपका अस्माभि अत्र पठ्यते किस वाच्य का वाक्य है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। अस्माभि अत्र पठ्यते, आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कर्मवाच्य जो है सही होगा। अगला देखते हैं आपका 82 प्रश्न, वागीसाहा में किस सूत्र के अनुसार संधि जो है वो होगी, खरिच, तोरली, झलाम जस जसी या फिर झलाम जसवंते, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका झलाम जसवंते जो है वो सही होगा। वागीसा शब्द का संधि विच्छेद वाक प्लस ईस करके होगा, तो इसमें आपका असत्व संधि होगी और जसत्व संधि का ही सूत्र होता है जलाम जसवंते। 83 प्रश्न है, षड विदाह समास समासा का अमनयत पाणिनि, दंडी, भट्टोदीक्षित या फिर आमह, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका भट्टोदीक्षित सही होगा। इन्होंने जो समास है उसके 6 प्रकार के बताए हैं, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। वही यहाँ पर पूछा गया था, षड्विधा समासा कामन है, तो भट्टोदीक्षित जो है उन्होंने बताए थे। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा, दूरवर्ती, समीपवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती, तो पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। 85 प्रश्न है, इनमें से अमृतम का पर्यायवाची शब्द कौन सा जो है वो नहीं है, सुधा, पीयूषम, सोमम, पावका, कौन सा जो है वो नहीं है। आप कहेंगे जो पावका है ये अमृतम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सुधा, पीयूष, सोम ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं आपका 86, नैसर्गिक और पावका का होता क्या है पर्यायवाची, तो अग्नि का पर्यायवाची होता है। अगला है नैसर्गिक का समानार्थी, प्राकृतिक, कृत्रिम, पुरातन, कल्पित, कौन सा इनमें से सही होगा बताइए। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा, नैसर्गिक का समानार्थी होता है आपका प्राकृतिक, तो आपका ए वाला सही होगा। और इसका स्वाभाविक भी होता है। कृत्रिम का क्या होता है, तो नकली होता है, बनावटी होता है। पुरातन का पुराना होता है। कल्पित का क्या होता है, तो मनगढ़ंत होता है, बनावटी होता है, ये सभी। 87 है, बालक से 100 रुपए चुराता है, क्या इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। बालकात सतम मुष्णाति, बालकेन सतम मुष्णाति, बालकम सतम मुष्णाति या फिर बालकस्य सतम मुष्णाति, कौन सा सही होगा। आपका सी वाला सही होगा, यानी कि बालकम सतम मुष्णाति, यानी बालक से 100 रुपए चुराता है। 88 प्रश्न है, शुद्ध क्या है, व्यंजनम, चंचलम, पंकजम या फिर क्रंदनम, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर शुद्ध जो है आपका क्रंदनम है, डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। और जो व्यंजनम है इसका शुद्ध रूप जो है आपका ना जो है ये वाली बनी हुई है, इस टाइप वाली बनती है, तो ये जो है यहाँ पर लगेगा तब जो है ये शुद्ध रूप होगा। पनकजम जो लिखा हुआ है इसमें भी ड़ा के नीचे इस टाइप से डा लिखते हैं छोटा सा, उसके नीचे यूं का लिखते हैं, तब आपका ये पंकजम जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका सेकंड लास्ट प्रश्न, जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है तो अलंकार कौन सा होता है, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति या फिर व्यतिरेक, कौन सा सही होगा।
बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति जो है वो बताई जाती है। आंसर की बात करते हैं तो विभावना अलंकार आपका जो है यहाँ पर सही होगा। बी वाला जो है आपका ऑप्शन, यहाँ पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना जो है वो पाया जाता है, वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। कौन सा उपकरण आपको बताना है? श्रव्य दृश्य दोनों है, टेप रिकॉर्डर, चार्ट, टेलीविजन या ग्रामोफोन? बताइए श्रव्य और दृश्य दोनों जो है इनमें से कौन सा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टेलीविजन जो है ये आपका जो है दृश्य भी है और देख भी सकते हैं और श्रव्य मतलब सुन भी सकते हैं, तो दोनों में ही आपका यही आ जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ऊपर एक प्रश्न 150 का ईवीएस वाला हमने आपके लिए का रखा था। कौन सा वायुमंडलीय कार्य प्रदूषक अम्लीय जो वर्षा है उसका मुख्य जो है वो कारक है? ए ऑप्शन है SO2, बी ऑप्शन है H2S, सी ऑप्शन है HCl और डी ऑप्शन है N2। कौन सा इन चारों में से सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।